नमस्कार बच्चों। आज हम अपने क्षितिज पुस्तक का पहला पाठ इसके प्रश्न उत्तर विशेष रूप से करेंगे। साथ ही इसमें जो व्याकरण से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आज समझेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं कहानी का सार आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, दो बैलों की कथा। और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने दो चीज़ों पर प्रकाश डाला है। एक तो ये कि भारतीय समाज में जो किसान और उनके बैलों के बीच में और या पशुओं के बीच में जो रिश्ता है वो कितना भावनात्मक रिश्ता है, इस बात पर प्रकाश डाला है। और दूसरे, दोनों बैलों की कहानी के माध्यम से लेखक ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि आज़ादी की लड़ाई जो है उसको आसानी से हम नहीं जीत सकते, उसके लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है। जैसा कि इस कहानी में दोनों बैल हीरा और मोती बार बार कोशिश करते हैं, तब जाकर के वो आज़ाद होते हैं। तो चूँकि ये कहानी भारत में आज़ादी की लड़ाई से पहले की लिखी हुई है, इसलिए उस दौरान कहानियों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से लेखक आज़ादी के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते थे, उनको उनमें जोश और आज़ादी के लिए उत्साह की भावना भरने की कोशिश करते थे। अब इस कहानी का थोड़ा सा सार बता देता हूँ मैं आपको। इस कहानी को लेखक ने 5 खंडों में बांटा है। पहले खंड में लेखक कहानी की शुरुआत करता है गधे का जिक्र करके। लेखक कहता है कि गधे को इंसान मूर्ख समझता है, लेकिन गधे में ऋषियों मुनियों जैसे गुण हैं। गधे के स्वभाव में ऋषियों मुनियों जैसे गुण हैं। यानी आमतौर पर हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं मूर्ख के अर्थ में, लेकिन यहाँ पर लेखक ने जो है वो गधे को ऋषि मुनियों के समान बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि गधा जो है वो कभी क्रोध नहीं करता, जैसे जो सच्चा ऋषि या संत होता है वो कभी क्रोध नहीं करता। इसके अलावा गधे को कुछ भी डाल दो, जैसा भी खाने के लिए डालोगे वो वैसा ही खा लेगा, कभी असंतोष प्रकट नहीं करता, यानी कभी असंतुष्ट नहीं होता, हर चीज़ से संतोष रखता है वो। तो असंतोष नहीं रखता, वो असंतोष नहीं प्रकट करता और वो कभी क्रोध नहीं करता। इसके अलावा सुख दुख हानि लाभ हर दशा में उसका जो स्वभाव है वो एक जैसा ही रहता है। वो सुख दुख हानि लाभ में अपने स्वभाव को बदलता नहीं है। तो ये गुण है ऋषियों मुनियों के। तो ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी गधे के अंदर मौजूद है, ऐसा लेखक ने कहा है। इसके बाद गधे के बाद लेखक ने जिक्र किया है बैल का। लेखक ने कहा है कि बैल जो है वो गधे का छोटा भाई है। छोटा भाई इसलिए बताया है क्योंकि गधे को मूर्ख बताया जाता है। उसी प्रकार से बछिया का ताऊ, एक मुहावरे का प्रयोग होता है, बछिया का ताऊ, इस पाठ में भी आया है बछिया का ताऊ। और इस मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति। और बछिया का ताऊ इस मुहावरे का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है बैल। बछिया का ताऊ बैल को कहा जाता है। और जब हम इंसान के लिए कहते हैं बछिया का ताऊ, इसका मतलब हम उसको मूर्ख बता रहे हैं। तो मूर्ख के अर्थ में बैल का भी प्रयोग होता है। तो इसलिए लेखक ने बैल को गधे का छोटा भाई बताया है। ठीक है, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। यहाँ से मूल कहानी शुरू होती है कि झूरी काची के 2 बैल हैं, एक का नाम है हीरा और एक का नाम है मोती। आपको इस पूरी कहानी में हीरा और मोती के स्वभाव को अलग अलग समझना है। इसमें आप देखेंगे कि जो हीरा है, हीरा जो है वो काफ़ी शांत स्वभाव का है, समझदार है। लेकिन मोती जो है वो थोड़ा सा उग्र स्वभाव का है, उसे गुस्सा जल्दी आता है और वो बहुत जल्दी आपे से बाहर हो जाता है। ये दोनों के स्वभाव में अंतर है, ये पूरी कहानी में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि हीरा और मोती 2 बैल होते हैं झूरी काची के। वो बैल दोनों बहुत ही घनिष्ठ होते हैं, उनके बीच में घनिष्ठ मित्रता होती है। दोनों साथ ही खाते हैं, साथ ही नाद में मुंह डालते हैं, साथ ही नाद से मुंह हटाते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ एक दूसरे के साथ मौन भाषा में विचार विमर्श करते रहते हैं। एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर वो एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं। ये इस शुरुआती प्रसंग में आई है बात, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों बैलों के बीच में कितना प्रेम है, कितना प्यार है एक दूसरे के प्रति, उनकी दोस्ती कितनी गहरी है।
और ऐसे दोनों बैलों का बड़ा अच्छा समय गुजर रहा होता है। जूरी काची उनको बहुत प्रेम करता है, लेकिन एक बार जूरी काची जो है वो अपने दोनों बैलों को ससुराल भेज देता है। और ससुराल में उसका साला है गया, गया नाम का साला है, वो उन दोनों बैलों को अपने घर लेके जाता है। यहाँ से बैलों के साथ बुरा बर्ताव शुरू होता है। जैसे ही उनको ससुराल भेजा जाता है, वो कुछ दिन के लिए ससुराल लेके जाता है, लेकिन दोनों बैल ये सोचते हैं कि उनको बेच दिया गया है और इस बात से वो दुखी होते हैं। गया के घर जा कर के वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं और वहाँ से भागने की सोचते हैं। और शाम तक गया जब उनको लेके घर पहुँचता है, तो बड़ी मुश्किल से वो उनको लेके जा पाता है, यानी पूरे रास्ते में बड़ी परेशानी करते हैं वो उसके लिए। और जब वो पहुंच जाता है तब दोनों बैल वहाँ कुछ भी खाना पीना नहीं करते और रात में वो रस्सी तुड़वा करके वहाँ से भाग निकलते हैं। और जैसे ही झूरी काची सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसके बैल दोनों वापस उसके स्थान पर मौजूद हैं, यानी कि वो रातों रात वापस झूरी काची के पास आ गए हैं। ये हुआ। और जैसे ही झूरी काची के पास दोनों बैल आते हैं तो झूरी काची उनको गले से लगा लेता है, क्योंकि किसान का अपने बैलों के प्रति बहुत प्रेम होता है। और गांव के लोग और बच्चे भी जमा हो जाते हैं और ये एक उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। इससे पता चलता है कि किसानों का अपने बैलों के प्रति कैसा रिश्ता है। ठीक है, ये हुआ कहानी का पहला परिच्छेद। हाँ, इसी परिच्छेद में एक बात और बताने की आवश्यकता है। झूरी काची बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन झूरी काची की पत्नी प्रसन्न नहीं होती है। वो गुस्सा होती है इस बात को देख करके, क्योंकि उसके भाई के घर में जाने के बाद ये बैल वहाँ से वापस लौट के आ गए और उन्होंने वहाँ पे उसकी कोई मदद नहीं की, भाई के कोई काम नहीं आया, इसलिए वो गुस्सा होती है। अब इसका दूसरा परिच्छेद शुरू होता है। दूसरे परिच्छेद में झूरी काची का साला फिर से दोनों बैलों को लेके जाता है। इस बार वो पूरा सतर्क होता है। इस बार ले जाने के बाद वो मोटी रस्सी से उनको बांध देता है, दोनों बैलों का खूब अपमान करता है, उनके खूब डंडे जमाता है और साथ ही उनको खाने के लिए एकदम सूखा भूसा डाल देता है। तो दोनों बैल बहुत ही दुखी होते हैं वहाँ पे। और दोनों बैल सोचते हैं कि अब हम क्या करें। लेकिन एक अच्छी बात है कि जो गया है उसके घर में एक लड़की है, जो भैरव नाम के एक व्यक्ति की लड़की है। भैरव जो है वो गया का बड़ा भाई है और उस लड़की के माँ मर चुकी है, तो वो इन दोनों बैलों को रोज़ 2 रोटियां दे देती है। और 2 रोटियां खा कर के इन बैलों की भूख तो नहीं मिटती, लेकिन उनको एक प्रेम का एहसास होता है। तो यहाँ पर दोनों बैलों के बीच में और उस लड़की के बीच में जो रिश्ता है वो प्रेम का रिश्ता है। और लड़की उस बैलों के लड़की के हाथ की रोटी खा कर के वो बैल दोनों इतने प्रसन्न क्यों होते हैं, ऐसा एक प्रश्न भी पूछा गया है। दोनों कितना संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसा क्यों? तो उसका उत्तर यह है कि लड़की की भी माँ नहीं थी और वो सौतेली माँ के यहाँ रह रही थी। दूसरी तरफ बैल भी अपने घर से दूर थे, वो भी अपनों से दूर थे। तो लड़की जो है उनके दुख को भली भांति समझ सकती थी और कोई उस घर में नहीं समझ रहा था, लेकिन वो लड़की उनके दुख को समझती थी, इसलिए वो रोज़ उनको रोटी देती है। और रात में एक दिन जो है वो लड़की उन दोनों बैलों को खोल देती है, ये कह करके कि आज घर में चर्चा हो रही है कि तुम्हारे नाक में नकेल डाली जाने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें खोल रही हूँ, तुम भाग जाओ। और वहाँ से दोनों बैल फिर से भाग जाते हैं। और भागते हैं तो वो रास्ते में एक दूसरा बैल उनको मिलता है। दूसरे बैल से उनका झगड़ा होता है, दोनों मिलकर के उस बैल को भगा देते हैं। उसके बाद मोती जो है वो भूखा होने के कारण मटर के खेत में घुस जाता है। हीरा उसे मना करता है कि तुम मत घुसो, लेकिन मोती घुस जाता है। और फिर एक आदमी आकर के मोती पे खूब डंडे जमाता है और उन दोनों बैलों को पकड़ लिया जाता है और अब उनको कांजी होश में डाल दिया जाता है। कांजी होश जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आवारा पशुओं को रखा जाता है। आवारा पशुओं को रख कर के और एक तरह से उनको नियंत्रित किया जाता है कांजी हाउस में। उनकी रोज़ाना हाजिरी ली जाती है। हाजिरी इसलिए ली जाती है ताकि कोई बैल या कोई भी पशु वहाँ से भाग ना गया हो। कांजी हाउस में
उनकी और भी स्थिति खराब हो जाती है, उनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है। और लेकिन वहाँ भी ये दोनों आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहते हैं। हीरा और मोती दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और मोती जो है वो वहाँ की दीवार तोड़ने की कोशिश करता है। दीवार टूट भी जाती है, बाकी सारे पशु भाग जाते हैं। चूँकि हीरा के गले में मोटा रस्सा है, इसलिए मोती हीरा को छोड़ करके भागता नहीं है। यहाँ भी इन दोनों की दोस्ती का पता चलता है हमें। इसके बाद वहाँ कॉन्जी हाउस में सारे पशुओं के भागने के बाद सुबह जो है वो हीरा और मोती भी किसी न किसी प्रकार से रस्सी काट करके वहाँ से निकल जाते हैं और उसके निकलने की कोशिश करते हैं, निकल नहीं पाते हैं। और उसी वक्त जो है सुबह उनकी हाजिर लेने जब वो आते हैं तो वो देखते हैं कि इन दोनों बैलों की वजह से सारे पशु भाग गए। तो वो दोबारा इन दोनों बैलों को बहुत ही मोटी रस्सी से बांध देते हैं। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि इन दोनों बैलों की नीलामी की जाती है। एक व्यक्ति इनको खरीद करके ले जा रहा होता है और एक वास्तव में ये बैल जो है वो कटने के लिए जा रहे होते हैं। इस बात का इन दोनों को एहसास भी हो जाता है और फिर वो दोनों रास्ते में जब जा रहे होते हैं तो उनको एहसास होता है कि ये वही चिर परिचित रास्ता है, उनके गांव का ही रास्ता है, उनके घर का ही रास्ता है, जो हीरा जो जूरी काची के घर की ओर जाता है। तो वो दोनों वहाँ उस व्यक्ति के हाथ से छुड़ा करके और अपने घर चले जाते हैं। और जूरी काची के घर पहुँचने के बाद जब वो व्यक्ति जूरी काची से कहता है कि दोनों बैल मेरे हैं, तो जूरी काची कहता है कि कहीं तुम चोरी करके कहीं तुम चोर तो नहीं हो जो मेरे बैलों को अपना बता रहे हो, और अगर तुम यहाँ से नहीं चले गए तो मैं तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट लिखा दूंगा। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति भी वहाँ से गाली गलौज करते हुए चला जाता है और दोनों बैल वापस अपने किसान के पास आ जाते हैं। तो ये तो है ये कहानी, पूरी की पूरी कहानी का सार। अब मैं बात करना चाहता हूँ विशेष रूप से आपसे कहानी के प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी ताकि ये देखा जा सके कि कोई पशु वहाँ से भाग तो नहीं गया है या कोई पशु कोई कम तो नहीं है वहाँ पर, ये देखने के लिए। कोई चोरी नहीं हो गया, कोई भाग नहीं गया, ये देखने के लिए उनकी हाजिरी ली जाती होगी। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? क्योंकि छोटी बच्ची की भी माँ मर चुकी थी वो, और घर में उससे प्यार नहीं मिलता था। दूसरी तरफ बैल भी अपने घर से दूर थे और अनजान लोगों के बीच में थे, इसलिए दोनों की पीड़ा एक जैसी थी। तो वो बच्ची उनकी पीड़ा को भली भांति समझती थी, इसीलिए बच्ची के मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ता था। तीसरा प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? नीति विषयक यानी कि कौन कौन सी मोरल वाली बातें हमें इस कहानी में देखने को मिलती है। तो पहला नीति विषयक मूल्य है कि विपत्ति में मित्र की सहायता करनी चाहिए। मित्रता की जो पहचान है वो विपत्ति में होती है, तो मुसीबत में मित्र को छोड़ करके नहीं भागना चाहिए। दूसरा नीति विषयक बात हमें पढ़ने को मिलती है, आज़ादी के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। आज़ादी कभी आसानी से प्राप्त नहीं होती, उसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। तीसरा नीति विषयक जो मूल्य है वो उभर कर आया है, वो है स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। इस कहानी में हम एक जगह देखते हैं कि मोती जो है वो स्त्री के ऊपर सींग उठाने की बात करता है, तभी हीरा उसे कह देता है कि नहीं, स्त्रियों के ऊपर सींग उठाना हमारा स्वभाव नहीं है, स्त्रियों के ऊपर सींग नहीं उठाना चाहिए। तो एक प्रकार से मुंशी प्रेमचंद ने अप्रत्यक्ष रूप से स्त्रियों के सम्मान की बात की है कि हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। ये नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। 3 नीति विषयक मूल्य, विपत्ति में मित्र की सहायता करना, आज़ादी के लिए निरंतर प्रयास करना और स्त्रियों का सम्मान करना। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है?
देखो उसका रूढ़ अर्थ है मूर्ख। गधा शब्द का प्रयोग ज़्यादातर लोग किस अर्थ में करते हैं? मूर्ख के अर्थ में। लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? मुंशी प्रेमचंद ने जो गधे का नया अर्थ निकाला है वो है ऋषियों और मुनियों जैसे स्वभाव वाला व्यक्ति। क्यों? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद का ये मानना है कि गधा जो है वो ऋषियों मुनियों के गुणों से उसका स्वभाव भरा होता है। जिस प्रकार से ऋषि मुनि सुख दुख हानि लाभ में एक समान होते हैं, वैसे ही गधे का स्वभाव है वो कभी सुख दुख हानि लाभ में अपना स्वभाव बदलता नहीं है। वो हमेशा सुख दुख हानि लाभ में एक समान रहता है। इसके अलावा कभी वो किसी बात पे असंतोष नहीं करता है, कभी वो क्रोध नहीं करता है। तो ये सारे गुण ऋषियों मुनियों जैसे हैं। तो ये इस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। कौन से नए अर्थ की ओर? ऋषि मुनियों के स्वभाव जैसे अर्थ की ओर संकेत किया है। 5वां प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिससे पता चलता है। शुरुआत में जब दोनों के बारे में लेखक ने बताया कि वो दोनों एक साथ नाद में मुंह डालते थे, एक साथ मुंह हटाते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ उठते थे, एक दूसरे को चाट करके या सूंघ करके वो एक दूसरे की से बातें करते थे, मूक भाव से बातें करते थे। यहाँ हमें पता चलता है उनकी गहरी दोस्ती का। फिर हमें पता चलता है इस बात से भी कि जब उनको हल में जोता जाता था तो दोनों बैल ये कोशिश करते थे कि सारा वजन वो ही उठा ले, यानी अपने मित्र को वजन ना उठाना पड़े, ये दोनों की कोशिश होती थी। इसके बाद दूसरी बात हमने देखा कि जब जहाँ भी विरोध करने की बात है तो वो मिलकर के विरोध करते हैं। गया के घर में भी वो इसी प्रकार से विरोध करते हैं। फिर मुसीबत में एक साथ लड़ते हैं। जब एक दूसरे सांड के साथ उनका मुकाबला होता है तब दोनों मिल कर के लड़ते हैं। फिर जब मुसीबत में एक दोस्त होता है तो दूसरा भी उसकी मदद करता है। जैसे मोती जब मटर के खेत में घुसता है और उसके ऊपर डंडे पड़ते हैं तो हीरा भी जानबूझकर उसके पकड़ में आ जाता है। इसके अलावा कांजी होश में भी हमने देखा कि दोनों एक दूसरे के मदद के लिए तैयार रहते हैं और मुसीबत में एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कहानी में प्रसंग हैं जिससे हमें दोनों की गहरी दोस्ती का पता चलता है। 6वां प्रश्न, लेकिन औरत जात पर सींग चढ़ाना मना है, ये भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। हीरा के इस कथन से लेखक का जो स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण है वो हमें पता चलता है। लेखक का दृष्टिकोण ये है कि स्त्रियों का हमें सम्मान करना चाहिए, उनके ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करना चाहिए, ये हमें पता चलता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है 6वां वाला। 7वां प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? ये बहुत ही भावनात्मक रिश्ता है मनुष्य और पशुओं के बीच में। किसानों के जीवन में जो पशुओं का महत्व है वो एक घर के सदस्य की तरह पशुओं का महत्व है। वो पशु को भी घर के सदस्य के तौर पर पालते पोसते हैं, उनके साथ गहरा लगाव होता है किसान का। और ये भी हम देखते हैं इस कहानी के माध्यम से कि पशुओं के मन में भी प्रेम जैसी भावनाएं होती है और वो प्रेम की भाषा को समझते हैं। जहाँ उनको प्रेम मिलता है वो उससे उसका प्रतिदान करते हैं, उसको बदले में प्रेम देते हैं। 8वां प्रश्न, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। इस कथन से हमें ये पता चलता है मोती की कि वो अपने से ज़्यादा दूसरे की परवाह करते हैं और दूसरों की जान बचाने के लिए वो पूरी कोशिश करते हैं। जब वो कांजी होश में सारे पशुओं को भगा देते हैं उसके बाद ये सोच करके संतुष्ट हैं कि चलो इन 9-10 प्राणियों की जान बच गई, हम अगर नहीं भाग पाए तो कोई बात नहीं। तो इससे पता चलता है कि वो खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करते हैं। अब है 9वां प्रश्न, अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ये गुप्त शक्ति कौन सी है? लेखक ने ये बात तब कही है जब वो दोनों मूक भाषा से बिना बोले एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। तो लेखक कह रहा है कि पशुओं में ये एक ऐसी ताकत होती है कि वो बिना बोले भी एक दूसरे की बात समझ लेते हैं, मन की बात। लेकिन इस शक्ति से मनुष्य वंचित है। मनुष्य एक दूसरे की बात बिना बोले नहीं समझ पाते हैं। दूसरा ख में क्या है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इसका आशय यह है कि वो जो भैरव की लड़की उनको एक रोटी दे के जाती थी उससे उनकी भूख भले ही शांत नहीं होती थी, लेकिन उनके हृदय को प्रेम रूपी भोजन मिल जाता था। जो प्रेम उनको कहीं नहीं मिलता था वो भैरव की एक रोटी में, भैरव की लड़की द्वारा दी गई एक रोटी में उनको प्रेम मिल जाता था। प्रेम की भूख उनकी मिट जाती थी। 10वां प्रश्न,
गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्यों? क्योंकि। अब इसका सही उत्तर है क्योंकि हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। ग इसका सही उत्तर है, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। अब आ जाओ भाषा अध्ययन में। बस इतना ही काफ़ी है। मैं भी जोर लगाता हूँ। ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने के का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में से 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग होता है। देखो, ही और भी ये जहाँ भी लगे हैं ऐसे आपको 5 वाक्य छांटने हैं। इनको निपात कहते हैं क्योंकि ये जिस शब्द के आगे लग जाते हैं उस शब्द को ज़्यादा महत्व प्रदान करते हैं। जैसे बस इतना ही काफ़ी है, यहाँ पे इतना शब्द को ज़्यादा महत्व देने के लिए उसके आगे ही का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से भी का प्रयोग, तो इनको बोलते हैं निपात। ही भी, इसमें एक तक शब्द भी होता है, ही भी तक, तो भी होता है तो यहाँ पर ऐसे वाक्य आपको कहानी से छांटने हैं। अब 14वें प्रश्न में आ जाइए। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। इसमें आपको वाक्य का भेद बताना है। ये आपके वाक्य हैं संरचना के आधार पर, रचना के आधार पर आपको वाक्य भेद बताने हैं यहाँ पर। जैसे दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। जब भी की से जुड़ा हुआ कोई वाक्य होता है वो मिश्र वाक्य होता है, और की से जुड़ा हुआ जो आधा वाक्य है यानी आगे वाला, की के आगे वाला जो वाक्य है वो होता है संज्ञा उपवाक्य। तो इसमें संज्ञा उपवाक्य है और ये जो वाक्य है वो है मिश्र वाक्य। ख में आ जाओ। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी। जिसकी से जुड़ा हुआ वाक्य जो है वो होता है विशेषण, ये होता है मिश्र वाक्य, और ये जो उपवाक्य है वो है विशेषण उपवाक्य। तो सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया, ये वाक्य है मिश्र वाक्य, और इसमें जिसकी आंखें लाल थी ये जो उपवाक्य है ये है विशेषण उपवाक्य। तीसरे में जो हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे, यहाँ भी की का प्रयोग हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है। हीरा ने कहा कि गया के घर से नाहक भागे, तो यहाँ की का प्रयोग हो सकता है। इसका मतलब ये वाक्य भी मिश्र वाक्य है और ये संज्ञा उपवाक्य है। की से जुड़ा हुआ उपवाक्य होता है संज्ञा उपवाक्य। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, ये भी मिश्र वाक्य है और ये क्रिया विशेषण मिश्र वाक्य है क्योंकि इसमें तो का प्रयोग हुआ है। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, यानी एक शर्त है कि ये क्रिया जो है वो ऐसा होगा तो ऐसी होगी। ये क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता है ये। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है और ये पूरा वाक्य अगर कहें तो ये मिश्र वाक्य है। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे नहीं छोड़ता। अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे, ये भी क्रिया विशेषण उपवाक्य है और ये भी मिश्र वाक्य है। तो सारे मिश्र वाक्य हैं लेकिन इनका उपवाक्य अलग अलग है। अब आ जाओ 15वें प्रश्न में। 15वें प्रश्न में कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे हिम्मत हारना इस कहानी में आया है जिसका मतलब होता है निराश होना। आपको वाक्य में प्रयोग खुद करना है। टकटकी लगाना, ये एक मुहावरा आया है जिसका अर्थ होता है लगातार देखना, टकटकी लगाना। इसके अलावा जान से हाथ धोना मुहावरा आया है इस कहानी में जिसका मतलब होता है मर जाना, और जान से हाथ धोना यानी मर जाना। और ईंट का जवाब पत्थर से एक मुहावरा आया है जिसका मतलब होता है कि किसी उत्तर को ज़्यादा, या इसको ये कह सकते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी कि कठोर प्रतिक्रिया करना। किसी बात में जब हम प्रतिक्रिया करते हैं तो सामने वाले से भी कठोर प्रतिक्रिया करें तो वो होता है ईंट का जवाब पत्थर से देना। और दांतों पसीना आना यानी बहुत ही कठिन कार्य करना, परिश्रम करना, ये होता है दांतों पसीना आना इस मुहावरे का अर्थ। तो ये इस पाठ के प्रश्न मैंने आपको बताए हैं संक्षेप में। अब इनसे संबंधित आपको और कुछ भी पूछना हो तो आप सीधे मेरे से पूछ सकते हैं। साथ ही इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं उनको एक बार देख लेना आप स्वयं। इसमें आए हैं बहुत सारे शब्दार्थ, नए शब्द आए हैं तो इनको आप एक बार पढ़ लेना। धन्यवाद।